Hi guys, my name is Kabir and you are watching Clad Prep Adventure of Time, and in today's Kar Lo Baat ka session, we would be discussing a very crucial issue, that is basic principles of criminal law. ये basic principles क्या है यार? क्या लॉ एक ही दिन में बनने वाली कहानी है क्या? नहीं, लॉ को बनने में काफी टाइम लग गया। मतलब अगर देखें तो सदियां अरसे बीत गए बेसिकली लॉ को बनने में। एंड हम इस लॉ के डेवलपमेंट के प्रोसीजर के टाइम पे हमने काफी सारे प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करा, काफी सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कार्ड करा, क्यूरेट करा, एंड हमने कुछ प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करा कि यार ये तो एक क्रिमिनल लॉ के अंदर होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाएगा, पर ये तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि यार दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है, बेसिक चीज क्या है? यार सिंपल सी कहानी है कि लॉ जब भी हम इन्फोर्स करना चाहते हैं, हम कुछ चीजों को एज अ प्री रिक्विजिट्स, एज अ प्रिजम्पशन लेके चलते ही चलते हैं। बेसिक प्रिजम्पशन है, एंड दीज आर दोज बेसिक प्रिजम्पशंस ओनली। ये वो चीजें हैं जिनके बिना क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स हो ही नहीं पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब इसको हमने क्रिमिनल लॉ क्या, जनरल लॉ के हिसाब से भी इसको हम लेके चलते हैं। अब ये प्रिंसिपल है क्या? इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसाड, ये एक लैटिन टर्म है। क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, यस, क्लैट, ALIT, in fact judiciary point of view it's very important. And why it is important? Because it have been asked in various examination, even in CLAT PG examination. So ये principle काफी important है। MHCT के एग्जाम में भी ये पूछा गया है, एंड आपको पता होना चाहिए। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसाड, अगर आप लॉ को इग्नोर करते हैं तो लॉ आपको बख्शेगा नहीं। सिंपल सी कहानी। अब क्या है ये प्रिंसिपल, समझ लेते हैं। Someone who doesn't know a law cannot escape liability for breaking it just because they didn't know it. This rule applies to all laws, not just one that are based on common sense. अगर किसी व्यक्ति को लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लॉ मानेगा ही नहीं। सिंपल एज इट सीम्स। इसे बोलते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन। जैसा दिख रहा है वैसे ही समझ के चलें आप। अगर आप मेरे रीजन में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा रीजन है गुजरात, मैं गुजरात का रहने वाला हूं, और आप गुजरात के स्टेट में आते हैं काफी सारे लिकर लेके, यार पार्टी करते हैं, बैचलरेट करते हैं, चलो कभी सर की पार्टी है, कभी सर की बैचलरेट बनाएंगे हम लोग, एंड हम काफी सारी बूज और काफी सारे अल्कोहल मेरे घर पे लेके आ जाते हैं। नाउ होगा क्या गुजरात एक ड्राई स्टेट है? यस, ड्राई स्टेट मतलब जहां पे अल्कोहल बैंड है, इवन वहां पे गवर्नमेंट लिकर शॉप्स भी नहीं है। तो आप एक बैंड अल्कोहल बैंड स्टेट में, एक ड्राई स्टेट के अंदर एक लिकर काफी ज्यादा क्वांटिटी, इवन सिंगल पीस ऑफ लिकर भी लेके आते हैं, तो आप ऑब्वियसली एक पनिशेबल चीज कर रहे हैं। आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि हम जैसे पढ़ चुके हैं फॉरबिडन बाय लॉ है, इवन पनिशेबल बाय लॉ है, जिसकी पेनाल्टी भी एस्टैब्लिश्ड है। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं ऑब्वियसली तो आपको पनिशमेंट तो होगी। एंड आप ये नहीं बोल सकते यार मुझे पता ही नहीं था कि ये गुजरात ड्राई स्टेट है। इट्स अ जनरल प्रिजम्पशन कि यार यू शुड नो what the law of that particular state is, and this is known as ignorance of law is no excuse. अगर आप excuse होना चाहते हैं तो you can get ignored out of facts. Ignorance of fact is excusable, but ignorance of law is not excusable. और क्या सारे ignorance of fact excusable होता है? नहीं, सिर्फ वही fact ignore करे जा सकते हैं जो कि reasonable लगते हैं, and it depends on case to case circumstances. Moving on to the next basic principle, that is no one shall be a judge in their own case. नीमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ। ये प्रिंसिपल आप अपने लॉ स्कूल में पढ़ेंगे, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब क्या है ये प्रिंसिपल, समझ लेते हैं। अ जज मस्ट बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स का यूसेज है। ही मस्ट बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव when deciding a dispute, and that no person can judge a case in which they have an interest. These are important word, interest. सो अगर किसी व्यक्ति को इम्पार्शियल या ऑब्जेक्टिव होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से देखना पड़ेगा, उसको केस को एक ऑब्जेक्टिव व्यू से देखना पड़ेगा। केस के किसी भी पार्टी के प्रति उसका बायस नहीं होना चाहिए, उसको केस को प्रेजुडिस तरीके से नहीं देखना पड़ेगा। इन ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस अगर कुछ भी चीज इधर से उधर हो जाती है तो जज का डिविएशन हो जाएगा या जज का इंक्लिनेशन हो जाएगा टुवर्ड्स वन पार्टी। और अगर ऐसा होता है तो जज क्या फेयर जजमेंट दे पाएगा? नहीं। और जज अगर फेयर जजमेंट देगा ही नहीं तो पूरे जुडिशियल प्रोसेस का डिफीट हो गया ना, पूरा जुडिशियल प्रोसेस ही डिफीट हो गया। पूरे जुडिशियल प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं निकला जब ऑलरेडी जज बिका हुआ है, या ऑलरेडी जज इंक्लाइंड है एक पार्टी की ओर, या ऑलरेडी जज का एक इंटरेस्ट है इस पूरे मैटर के अंदर, एंड दैट इज द रीजन जज वैसा जजमेंट दे रहा है, बिकॉज ही और शी हैव एन इंटरेस्ट। पिक्यूनरी इंटरेस्ट हो सकता है, मॉनिटरी इंटरेस्ट, जो अपन पे पिक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब मॉनिटरी इंटरेस्ट या मॉनिटरी गेन, मॉनिटरी बेनिफिट,
या फिर कोई दूसरा इंटरेस्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक जज है और जज का एक रिलेटिव है ऑन वन ऑफ द अक्यूज एज अ साइड। अब जज क्या अपने रिलेटिव को सजा दे पाएगा क्या? नहीं। तो क्या किया जाता है? जज चेंज कर दिया जाता है। एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन, एक अर्जी दी जाती है कि वी वांट कि कोई दूसरा जज इस मैटर को निष्पक्ष रूप से सुने। एंड दिस इज व्हाट लॉ एक्चुअली स्टेट्स कि यार आप उस मैटर को जज नहीं करेंगे जिसमें आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बन रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है। यहां मैंने इंदिरा गांधी का एक पीएनजी क्यों यूज करके रखा है? यू टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाई इंदिरा गांधी इज बीइंग यूज्ड। क्या इंदिरा गांधी जुडिशरी का पार्ट थी क्या? नहीं। बट व्हाई शी इज बीइंग यूज्ड एज अ पीएनजी इमेज हियर? टेल मी इन द चैट बॉक्स। काफी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है इंदिरा गांधी की, काफी ज्यादा अमेजिंग। और लॉ स्कूल में हम लोग सेमेस्टर नंबर 1 में बिल्कुल बहुत ही ब्रीफली इनको पढ़ता है। इंदिरा गांधी हैव बीन अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर एंड इनके ऊपर अभी रिसेंटली मूवी भी आ रही है इमरजेंसी। यू ऑब्वियसली शुड वॉच इट। डू नॉट टेक रिगार्ड कि भाई उसमें एक्टर कौन है, एक्टर्स कौन है, बट लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज कि क्या एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन वैसा ही दिखाया गया जैसा एक्चुअल फैक्ट्स में हुआ इन द मूवी। चलो, क्या मूवी ऑब्जेक्टिव तरीके से डायरेक्ट करी नहीं करी ये भी देखना है हमें। और जो भी उस मूवी के फीडबैक्स हैं, लेट्स डिस्कस इन द चैट बॉक्स। ये कैसी लगी, कैसी थी आपकी स्टोरी लाइन, कैसा था उसका डिपिक्शन अबाउट द इमरजेंसी विच हैपेंड इन 1975। वो जो एरा था, अमेजिंग एरा यार, अमेजिंग। उसके बारे में अगर आप रीड करोगे ना ऑब्वियसली ऑन विकिपीडिया, यू विल रीड लाइक यू विल बिलीव कि बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे उस टाइम पे, इवन फॉर द पीपल, इवन फॉर द गवर्नमेंट, इवन फॉर द ऑफिशियल्स। हाउ थिंग्स वर टेकिंग टर्न्स, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलो, नेक्स्ट प्रिंसिपल, राइट टू बी हर्ड। ये भी इमरजेंसी से एसोसिएटेड है। कैसे? राइट टू बी हर्ड इज नोन एज ऑल्सो इन द लैटिन ऑडी अल्ट्रम पार्टम। एंड व्हाट इज दिस प्रिंसिपल ऑल अबाउट? नो पर्सन शुड बी जज्ड without a fair hearing, where each party is given the opportunity to respond to the evidence against them. कहने का तात्पर्य इतना, अगर आपके खिलाफ इल्जाम लगा हुआ है किसी चीज के रिगार्डिंग, सो आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि भाई आप अपना केस प्रेजेंट करो। आप पे मैंने ABC चीज का इल्जाम लगा दिया और आपको मौका ही नहीं दिया जस्टिफाई करने का, आपको एक फेयर ट्रायल का मौका ही नहीं मिला, एक फेयर हियरिंग का मौका ही नहीं मिला, तो क्या आप उन सारे के सारे इल्जाम को रेफ्यूट कर पाओगे, रिबट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो फिर आप पे सारे इल्जाम तो साबित हो जाएंगे एक तरह से एक्स पार्टी तरीके से। तो एक्स पार्टी जजमेंट अलाउ नहीं करा जाता क्रिमिनल लॉ के सिस्टम में। एंड दैट इज द रीजन हमने ऑडी अल्ट्रम पार्टम का प्रिंसिपल एज अ मूलभूत प्रिंसिपल, एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ स्टैब्लिश करा है। मूविंग ऑन। अच्छा, ये जो राइट टू बी हर्ड है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब टोटल 3 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ये कौन से 3 प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन मीनवाइल अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में बताओ। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा मस्त प्रिंसिपल है। अब हमारा इंडियन क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के प्रिजम्पशन को लेके चलता है। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 21 अज्यूम करता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर अपराध 101% प्रूव ना हो गया हो, मतलब बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हुआ, तब तक आप उस व्यक्ति को गिल्टी करार नहीं दे सकते। अब इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करके पहले समझते हैं प्रिंसिपल क्या है। जनरल प्रिजम्पशन यह है, एवरी अक्यूज्ड पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बाय द स्टेट। हर व्यक्ति, हर अक्यूज्ड पर्सन जिसके खिलाफ इल्जाम लगे, इल्जाम धरे गए, उस अक्यूज्ड पर्सन की तब तक 101% क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश नहीं होती जब तक आप उस व्यक्ति के खिलाफ बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट गिल्ट उसका प्रूव नहीं कर देते। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम देखेंगे। लेकिन आपको क्या पता है कसाब के केस में क्या हुआ था? क्या आपको पता है डिफरेंट जो टेररिस्ट हैं उनको हम ये बेसिक प्रिजम्पशन देते थे पहले, एंड बाद में काफ़ी ज़्यादा लॉ में चेंजेस करे गए। सो एक प्रॉपर टाइमलाइन है इस चीज़ की कि ये प्रिजम्पशन कैसे चेंज होता है, इसके क्या एक्सेप्शन बन जाते हैं। 2 एक्सेप्शन है इसके, एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 35 और पॉक्सो का सेक्शन 29। ये जो 2 आपके सेक्शंस हैं एज एन एक्सेप्शन है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्ति को अज्यूम करा जाए कि वो गिल्टी है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो अपना गिल्ट, मतलब अपना नॉन लायबिलिटी, नो क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश करे।
कहने का मतलब ये कि वो ये एस्टैब्लिश करे कि यार मेरे पास से वो सब्सटेंस बराबर नहीं हुआ या मैंने उसका कंजम्पशन नहीं करा और आई वाज नॉट सेलिंग दैट सब्सटेंस, वो ये साबित करे कि मैं इस चाइल्ड का सेक्सुअल ऑफेंडर नहीं था। मतलब इसी प्रकार के प्रिजम्पशन आपको साबित करना है। बर्डन आपके ऊपर है कि अब आप प्रूफ करोगे। पहले बर्डन कहां होता था, नॉर्मल सारे सिनेरियो में बर्डन कहां होता था, स्टेट के ऊपर होता था कि स्टेट प्रूफ करेगी कि भैया आपने क्राइम कमिट करा है। जब भी आप किसी केस का नाम देखते हो तो देखते हो XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस XYZ पर्सन ने किस व्यक्ति के अगेंस्ट केस फाइल, मतलब किस व्यक्ति के अगेंस्ट क्राइम कमिट करा है, पूरे स्टेट ऑफ बिहार के अगेंस्ट। बिहार के एक रेसिडेंट के खिलाफ नहीं, पूरे स्टेट ऑफ, मतलब क्राइम किसी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं होता, पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट होता है। इसलिए कम्युनिटी पूरी प्रूफ करती है या स्टेट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रूफ करता है यार ये व्यक्ति का गिल्ट जो है 101% एस्टैब्लिश्ड है, या वो व्यक्ति के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। यहां पे इन दोनों सिनेरियो के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, अक्यूज पर्सन के ऊपर, जहां वो एस्टैब्लिश करता है कि यार मैंने कोई क्राइम नहीं करा है, ये सारे आरोप गलत है। सो ये थे आपके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अगर आपको ऐसे ही कुछ सेशन चाहिए तो फटाक से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच।